हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेज में बहुत स्वागत है। आज से हम भगवती कॉलेज में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के इस आपातकाल की वजह से ऑफलाइन क्लासेज अभी फ़िलहाल स्थगित की गई है। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि 2 महीने हमारे ऑलरेडी निकल चुके हैं और आगे सिलेबस पूरा कराने के लिए समय हमारे पास बहुत कम है। तो इसलिए आज से हम फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध है कि सिलेबस को कम्प्लीटली पूरा करने के लिए, यानी कि हर वीडियो को रेगुलर देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी वीडियो बीच में एब्सेंट हुआ तो लिंक टूटने की वजह से समझ में नहीं आएगा। और रिवाइंड करके देख लीजिए वीडियो को बार बार। कोई लैंग्वेज, कोई लाइन, कोई शब्द, कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आता है तो आप रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जब वीडियो आप देख रहे हो तो स्टॉप करके अपने सेल्फ नोट्स भी बनाएं। हालांकि पीडीएफ आपको पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड कराया गया है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप वीडियो को देखते देखते जो भी डायरेक्शन है पढ़ाया जाता है, डायग्राम बनाया जाता है, उसको सेल्फ कॉपी में भी आप नोट कीजिए। तभी वो समझ में आएगा कि कल क्या पढ़ा। वो तभी समझ में आएगा जब आप कॉपी में वो नोटेड होगा। अगली वीडियो में उससे समझ में आएगा पिछले में क्या पढ़ाया था। क्योंकि बार बार पिछली वीडियो को अगली वीडियो को एक साथ प्ले कर नहीं सकते, इसलिए हर वीडियो को ध्यान से देखें। और जो भी पढ़ाया जा रहा है आधा घंटे में या 25-30 मिनट की वीडियो में, उसे आप नोटेड कीजिए, कॉपी में नोट्स बनाइए सेल्फ। सिर्फ इस पर नहीं कि कोई नोट्स आ जाएगा पीडीएफ से केवल उसको उतार लेना, इससे भी बनाइए, इसको भी रखिए, ठीक है। तो जैसे भी अपन सब पहले से जानते हैं 3 पेपर हमारे होते हैं। या फर्स्ट पेपर जो है थर्ड ईयर में, फर्स्ट पेपर तुम्हारा है सॉलिड स्टेट डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क का ठोस अवस्था। सेकंड पेपर जो है हमारा वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। और थर्ड पेपर जो है वो है क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो 3 पेपर है जैसे हर साल होते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, जैसे यहाँ भी थर्ड 3 पेपर है। अब इनमें सबसे लेंथी जो पेपर आता है वो थर्ड पेपर है क्वांटम फिजिक्स। सबसे कठिन भी है और सबसे लेंथी भी है। हालांकि अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होती तो हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट करते, लेकिन फिलहाल चूँकि कोविड-19 की वजह से ये कहना मुश्किल है कि कब तक ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी। हम केवल इस समय स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड पेपर, क्योंकि ये लेंथी पेपर है तो इसको ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। मार्किंग सबसे अच्छी इसी पेपर के अंदर होती है। मतलब थ्योरेटिकल पेपर है, मैथमेटिकल भी है, गणितीय डेरिवेशन ज़्यादा है और थोड़ा सा कठिन भी है। इसलिए हमें पहले, ताकि ज़्यादा प्रेशर बाद में है, क्योंकि अगर अपन इस थर्ड पेपर को लास्ट में पढ़ते हैं तो पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्योंकि अभी इस समय ऑफलाइन क्लास में है नहीं ताकि कोई डिस्कशन कर सके, इसलिए हम थर्ड पेपर पहले स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ज़्यादा मार्क्स 50 में से 50 नंबर आप इस पेपर में ला सकते हैं। थर्ड पेपर इतना अच्छा पेपर है, लेकिन शानदार तरीके से समझना और पढ़ना पड़ेगा, तभी ये अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा पेपर? थर्ड पेपर। इसका नाम क्या है? क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो आज की ऑनलाइन
थर्ड पेपर फिजिक्स का स्टार्ट कर दिया है, इसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम भौतिकी, क्वांटम मैकेनिक्स भी कह सकते हैं, फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स की। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट इसमें स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट यूनिट का नाम है क्वांटम सिद्धांत का विकास। क्वांटम सिद्धांत का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत का विकास कैसे हुआ इसको समझने के लिए, तो चूंकि अपन जानते हैं 18वीं सदी से पहले जो फिजिक्स चलती थी उसे हम कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। शुरुआत में जो अध्ययन किया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का, इफेक्ट का या खोज जो भी हुई, वो सब किसमें आती है, चिरसम्मत भौतिकी। लेकिन आधुनिक भौतिकी जो आती है, मॉडर्न फिजिक्स जिसको कहते हैं, वो कौन सी है, क्वांटम। यानी आधुनिक तरीके से नई टेक्नोलॉजी, नई भौतिकी के आविष्कारों का अध्ययन अगर किसी में करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो क्वांटम भौतिकी है। यानी कि ये मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी और एक क्वांटम भौतिकी। तो क्वांटम का आविष्कार क्यों हुआ, इसका विकास क्यों हुआ, क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों इस सिद्धांत की हमें जरूरत पड़ी, क्यों ये सिद्धांत हमें डेवलप करना पड़ा, तो इसे अपन पहले आसानी से समझ सकते हैं कि चिरसम्मत भौतिकी जो है, क्वांटम फिजिक्स से पहले की जो भौतिकी है वो कौन सी है, चिरसम्मत भौतिकी। अब कुछ इफेक्ट जैसे हमने पढ़े भी हैं, जैसे कृष्णिका, काली वस्तु जो होती है उससे विकिरणों का उत्सर्जन होता है, कृष्णिका से विकिरण उत्सर्जन जो होता है वो, इसके अलावा प्रकाश, विद्युत प्रभाव, ये हम इस इफेक्ट में पढ़ेंगे, क्वांटम प्रभाव, इन सब की अगर व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं, इनका बेस समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको समझाने में भी चिरसम्मत भौतिकी नाकामयाब है, यानी कि असफल है, अनसक्सेस है। यानी चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर अपन कृष्णिका से विकिरण उत्सर्जन, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, क्वांटम इफेक्ट, इनकी डिटेल से व्याख्या नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका आविष्कार हुआ है क्वांटम थ्योरी का। चिरसम्मत थ्योरी जो है वो इन सबको समझाने में विफल है, यानी कि इन सब की व्याख्या करने में असमर्थ है। इस चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर हम इन 19वीं सदी के इफेक्ट सारे हैं, इनकी व्याख्या पर उस पुरानी फिजिक्स के आधार पर नहीं कर सकते। इसीलिए एक नई फिजिक्स का डेवलपमेंट करना पड़ा, इसका नाम है क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत जो है वो बेसिकली प्लांक की क्वांटम परिकल्पना पर आधारित है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ये आप लोगों ने पहले किसी क्लास में पढ़ा भी होगा, 11th 12th में भी पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। प्लांक साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लांक, उसकी क्वांटम थ्योरी है। प्लांक के अकॉर्डिंग क्या है, कृष्णिका की जो अपन बात कर रहे हैं, कृष्णिका मानी काली वस्तु, कृष्णिका का मतलब क्या होता है, ब्लैक बॉडी, काली वस्तु है, इसको कृष्णिका कहते हैं। अब ब्लैक बॉडी का बेसिक मीनिंग वैसे तो आप समझते हो, काली वस्तु का यहाँ क्यों इस काली वस्तु की ही बात कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी की ही क्यों बात कर रहे हैं, तो ये अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। 3 तरह के पदार्थ होते हैं, एक तो अच्छे उत्सर्जक यानी
और एक परागमन। पूर्ण परावर्तन, पूर्ण अवशोषण, पूर्ण परागमन, तीन तरह के पदार्थ हो सकते हैं। जैसे किसी पदार्थ पर जब हम विकिरणों को आपतित कराते हैं, ऊष्मीय विकिरणों, हीट, ऊष्मा जो सूर्य से आ रही है ऊष्मा विकिरण, उनको अपन ऊष्मा विकिरण बोलते हैं। एक्चुअल में एनर्जी ही है वो। ऊष्मा क्या होती है? एनर्जी होती है, ऊर्जा ही होती है। ऊर्जा जो किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो पृष्ठ के द्वारा ऊष्मीय विकिरणों का परावर्तन होगा, या अवशोषण होगा, या पारगमन होगा। तीनों भी हो सकते हैं। कुछ मात्रा में परावर्तित हो जाए, कुछ मात्रा में अवशोषित हो जाए और शेष पारगमित हो जाए। अब जो कुछ पृष्ठ ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, 100% नहीं तो 98, 99, 97% एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऊष्मीय विकिरणों को, मैक्सिमम मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको अपन बोलते हैं पूर्ण अवशोषक। तो पूर्ण अवशोषक कौन होते हैं? काली वस्तु, ब्लैक बॉडी जो होती है, जिनको पृष्ठिका अपन कह रहे हैं। तो काली वस्तु वो होती है जो आपतित ऊष्मीय विकिरणों को 100% एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो जो ऊष्मीय विकिरणों को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले, उसे पूर्ण अवशोषक कहते हैं। और पूर्ण अवशोषक पदार्थ ही क्या है? कृष्णिका, काली वस्तुएं होती हैं। कोयला जैसे होता है, कोयले को जब गर्म करते हैं तो वो ऊष्मा जो उसको मिलती है उसको मैक्सिमम मात्रा में एब्जॉर्ब करता है, और फिर जब गर्म हो जाता है तो उच्च ताप पर उन्हीं विकिरणों को क्या करता है? फिर वो उत्सर्जन करता है। इसीलिए कोयला लाल सुर्ख दिखाई देता है। उससे फिर लंबे समय तक अपन हीट प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो एब्जॉर्ब करेगा, कोयला जो होता है ब्लैक, काला, पहले एब्जॉर्ब करेगा, उसमें कुछ आप उसको रखेंगे, पहले तो विकिरणों को एब्जॉर्ब करेगा 100%, उसके बाद कुछ ताप पर उन्हीं विकिरणों को क्या कर देता है? उत्सर्जित करता है। दोनों ही काम करता है। यानी किरचॉफ का एक नियम है कि अच्छे अवशोषक हमेशा अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। जो ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो ज्यादा मात्रा में विकिरणों को उत्सर्जित भी कर देते हैं। तो अच्छे अवशोषक हमेशा अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, किरचॉफ का नियम है। तो काली वस्तु जो होती है कृष्णिका, इसको हम कह रहे हैं ब्लैक बॉडी, वो क्या होती है? अच्छी अवशोषक होती है। अपने ऊपर आपतित विकिरणों का लगभग 100%, मैं नहीं कह रहा 100%, लगभग 100% एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर कुछ ताप पर उन्हीं विकिरणों पर क्या कर देती है? उत्सर्जन कर देती है। तो इसलिए इसको पूर्ण अवशोषक कहते हैं। हालांकि 100% पूर्ण अवशोषक कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे काजल, प्लेटिनम, ये सब क्या होते हैं? पूर्ण अवशोषक माने जा सकते हैं। इसकी क्षमता 98% होती है, इसकी 96% होती है। काजल काला होता है, 96% विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। और प्लेटिनम जो सोलर प्लेट पर लगाते हैं कि प्लेटिनम, तो वो भी 98% विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। 100% तो किसी की नहीं होती। तो वो काली वस्तुओं की बात बनकर पूर्ण परावर्तक को होते हैं जो कंप्लीट पदार्थ विकिरणों को क्या कर देते हैं? परावर्तित, न एब्जॉर्ब करते हैं न पार करने देते हैं। जैसे कि सफेद वस्तु होती है व्हाइट, वो पूर्ण परावर्तक होती है। तो अभी अपन को पूर्ण परावर्तक, पूर्ण परावर्तन के बारे में बात नहीं करनी, हमें तो बात करनी कृष्णिका की, ब्लैक बॉडी की, इसको पूर्ण अवशोषक कहते हैं। तो काली वस्तु जो होती है वो पूर्ण अवशोषक होती है। तो निम्न ताप पर वो ऊष्मा का अवशोषण करती है और उच्च ताप पर विकिरणों के रूप में ऊष्मा को कर देती है, उत्सर्जित करती है। तो उसका अध्ययन हमें करना है ब्लैक बॉडी का। नाम की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि कृष्णिका से जो विकिरणों का उत्सर्जन होता है, कृष्णिका मानी काली वस्तु से जो विकिरणों का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है, हमें काम करती है, निम्न ताप पर ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगी, उच्च ताप पर ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी। तो जो ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन हो रहा है वो एक निश्चित मान के पूर्ण वर्ष के रूप में होता है, इसको फोटोन कहते हैं। एच का मतलब
निश्चित ऊर्जा पैकेट कह सकते हैं इसको, जिसको हम क्या नाम से बुलाते हैं, फोटोन। यानी ऊर्जा जो है ऊष्मा जो काली वस्तु से उत्सर्जित हो रही है या काली वस्तु जिस ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, वो ऊर्जा सतत नियोगित निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। पूर्ण गुणज मतलब इसका n होगा। अब n का मतलब 1 2 3 4 पूरी संख्या, आधा डेढ़ सवा पौने दो ढाई नहीं, पूरा गुणा के रूप में। यानी 1 फोटोन या 2 फोटोन या 4 10 20 50 100 ढाई पौने 3 सवा 3 फोटोन का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता। तो ये प्लांक का बेसिक थ्योरी है, बेसिक सोच है, परिकल्पना है कि ब्लैक बॉडी जो काली वस्तु है उससे ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण किस रूप में होता है, फोटोन के रूप में होता है। फोटोन मानी एक निश्चित ऊर्जा पैकेट, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट कहलाता है। h क्या है, ये प्लांक नियतांक है, और न्यू आवृत्ति होती है विकिरणों की। तो विकिरण एक्चुअल में क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो उनकी आवृत्ति न्यू और h प्लांक नियतांक। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इस कृष्णिका के उत्सर्जन अवशोषण की स्पष्ट व्याख्या कर सकता है, जबकि चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या नहीं होती। अब अपन जो डिटेल से पढ़ेंगे, कृष्णिका से जो विकिरणों का उत्सर्जन हुआ उसमें क्या अध्ययन है उसका, डिटेल से इस तरह से परिवर्तन होता है। तो यहाँ हम टाइमिंग डाल रहे हैं कृष्णिका के लिए। कृष्णिका विकिरण मुद्रण नियम या स्पेक्ट्रमी कह सकते हैं। कृष्णिका का स्पेक्ट्रमी विकिरण 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 कहते हैं। तो काली वस्तु जो है उससे जब भी ऊष्मा देंगे तो निम्न ताप पर ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगी और उच्च ताप पर विकिरणों का उत्सर्जन करेगी। तो यदि काली वस्तु से उत्सर्जित विकिरणों की उत्सर्जन क्षमता और विकिरणों की तरंग दैर्घ्य में अगर क्या खींचा जाए, ग्राफ इसमें खींचना है, कोई भी काली वस्तु हमने ले ली किसी भी ताप पर, उससे उत्सर्जित विकिरणों की उत्सर्जन क्षमता वक्र किसमें बनाना है, उत्सर्जन क्षमता, ये इसको स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता भी कह सकते हैं। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा से इसको शो करेंगे, एनर्जी है ये ई लैम्डा, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य में वक्र बनाना है, तरंग दैर्घ्य का शो करते हैं लैम्डा से। तो चूंकि काली वस्तु जो कृष्णिका पर जिसको कह रहे हैं उससे अलग अलग तरंग दैर्घ्य के विकिरणों की मात्रा अलग अलग होती है। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मतलब है प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मतलब क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा। तो उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्घ्य में वक्र खींचना है, किसके लिए, कृष्णिका वस्तु के लिए। तो वक्र कुछ इस तरह के प्राप्त होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर अपन इस वक्रों को प्लॉट कर रहे हैं। एक ये वक्र किसी टेम्परेचर पर, दूसरा ये है वक्र दूसरे किसी टेम्परेचर पर, तीसरा वक्र ये है। तीन अलग अलग टेम्परेचर पे हमने वक्र बनाए हैं। ये मान लीजिए T1 ताप पर, ये T2 ताप पर और ये T3 ताप। इनका जो पीक पॉइंट है, पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, पीक पॉइंट किस चीज पर शो कर रहा है, अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, जिसको हम शो करेंगे E लैम्डा m से, m फॉर मैक्सिमम।
यानी मैक्सिमम मात्रा में विकिरण निकल रही है इस तरंगदैर्घ्य में, और इस तरंगदैर्घ्य के संगत तरंगदैर्घ्य को हम कहेंगे लैम्डा एम फॉर मैक्सिमम। यानी इस तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणें सबसे ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में उत्सर्जित हो रही है, इसको अपन लैम्डा एम से लिखेंगे, एम फॉर मैक्सिमम। पहले वक्र के लिए ये मान लिख सकते हैं, इसी तरह दूसरे वक्र के लिए इसके लिए लैम्डा एम 2 लिख सकते हैं, और ये तीसरे वक्र के लिए इस पे भी हम 1 लगा रहे हैं। पहले वक्र के लिए लैम्डा एम, दूसरे वक्र के लिए, और ये तीसरे वक्र के लिए, ये तीसरे वक्र के लिए ये लैम्डा है। 3 वक्र हमने क्यों बनाए? टेम्परेचर पे स्थितियां डिपेंड करेंगी, यहाँ टेम्परेचर अलग अलग है, T1, T2 और T3। तो जो लैम्डा एम होती है, ये नियम हम पढ़ेंगे, ताप के विक्रमानुपाती होती है। लैम्डा एम बढ़ रहा है, इसका मतलब ताप बढ़ रहा है। यहाँ पे ताप का लेवल घटता हुआ है, T1 लेस देन T2 लेस देन T3। ये ताप घटते क्रम में है, ताप जब घट रहा है तो लैम्डा एम के मान बढ़ रहे हैं। ये अभी अपन इससे ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इन वक्रों का अगर अपन अध्ययन करते हैं, वक्रों को ध्यान से देखिए, क्या क्या चीजें अपने को ऑब्जर्व हो रही है। नंबर 1 क्या मतलब हो रहा है, चूंकि जो वक्र आ रहा है वो सतत आ रहा है, कंटिन्यूअस वक्र बिना ब्रेक के सतत। और विविध का मतलब क्या होता है, विविध से एक टुकड़ों में यहाँ है, फिर यहाँ गायब, फिर यहाँ है, कंटिन्यूअस वक्र है, सतत। तीनों ही वक्र सतत हैं। तो इस चीज से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कृष्णिका से जिससे विकिरणों का उत्सर्जन हो रहा है, उससे सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होंगे। सभी मतलब मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। लैम्डा के मान है इस अक्ष पर, हमने वक्र में इस अक्ष की लाइन मान ली है लैम्डा की। तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी तरंगदैर्घ्य के विकिरण निकलेंगे और इसके नहीं निकलेंगे, तो सभी के निकलते हैं। इस वक्र से शो हो रहा है कि वक्र कैसा है, सतत है। दूसरा क्या है, दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, शुरू में लैम्डा एम के बढ़ने के साथ ई लैम्डा का मान बढ़ता है, यानी तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने के साथ उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ रही है, यानी प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल विकिरणों की मात्रा बढ़ रही है। और एक निश्चित मान, निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए इसका मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम। ये ई लैम्डा एम क्या है, मैक्सिमम। इस तरंगदैर्घ्य के विकिरण सबसे ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होंगे, और इसके बाद फिर से क्षमता घटने लगी, यानी आगे और तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो विकिरणों की मात्रा घटने लग जाएगी। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तीसरा क्या है, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के संगत ही अधिकतम उत्सर्जन क्षमता होती है। जैसे लैम्डा एम के संगत ई लैम्डा एम है, या लैम्डा एम के संगत ई लैम्डा 2 है, या लैम्डा एम के संगत ई लैम्डा एम 3 है। तो निश्चित तरंगदैर्घ्य के विकिरणों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, उस तरंगदैर्घ्य को हम y से दिखाएंगे लैम्डा एम से, ठीक है। चौथा ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जो लैम्डा एम का मान है, मैंने भी बताया, तो बीम का नियम कहते हैं, बीम का विस्थापन नियम। ये वक्रों का ऑब्जर्वेशन अपने आप इस चीज को शो कर रहा है। तो देखो तीनों वक्रों में टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, T1 लेस देन T2 लेस देन T3, और लैम्डा एम का मान बढ़ रहा है। तो ये टेम्परेचर घट रहा है और लैम्डा एम का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, विक्रमानुपाती। तो इसको बीम का विस्थापन नियम कहते हैं कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम यानी मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य जिसके संगत विकिरणों की मात्रा मैक्सिमम होती है, वो समानुपाती है के परताप T की। यानी ताप अगर घटाते हैं तो लैम्डा एम का मान बढ़ता है, और लैम्डा एम प्रोपोर्शनल अपॉन टी कांस्टेंट लिखते हैं तो b अपॉन टी, जहां b क्या है, b नियतांक कहलाता है। b क्या कहलाता है, b नियतांक, उसका मान होता है b का 2.898 -3 -3
मान लिख सकते हैं इसका बी नियतांक। चौथा ऑब्जर्वेशन ये है कि लैम्डा एन प्रोपोर्शनल 1/t होता है। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा ऑब्जर्वेशन ये कि ई लैम्डा एन का मान है यानी कि अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। लैम्डा एन क्या है? एन का मतलब मैक्सिमम है। अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता जो होती है वो परम ताप की पंचम घात के समानुपाती होती है। ठीक है। और छठा ऑब्जर्वेशन क्या है? कुल स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। कुल में दोनों चीजें होंगी, एब्जॉर्ब भी होंगी, उत्सर्जन भी होंगी। तो कुल उत्सर्जन क्षमता जो होती है वो परम ताप T की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। T प्रोपोर्शनल T4 समानुपाती लगाएंगे सिग्मा, जहाँ सिग्मा क्या रहता है? स्टीफन नियतांक। सिग्मा क्या है? स्टीफन नियतांक क्या है? तो ये जो मूल ऑब्जर्वेशन है इसको चिरसम्मत सिद्धांत नहीं समझा सकता, तो इसकी व्याख्या हम करेंगे आई के आधार पर, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। ठीक है। आज की ऑनलाइन क्लास में इतना काफी है।